एवरीवन, आज हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कि कॉस्ट का जो है हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कॉस्ट को, लागत को बांटने के लिए जो है समान फीचर्स मतलब समान विशेषताओं के आधार पर उनका समूहीकरण किया जाता है। कि एक तरह के फीचर्स को एक समूह में, दूसरे तरह के फीचर्स के आधार पर उसको कॉस्ट को दूसरे समूह में रखा जाता है। तो वही हम करेंगे कि कॉस्ट को कितनी तरह से क्लासिफाई जो है किया जा सकता है। कॉस्ट को बेसिक तौर पे जो है हम 9 तरीके से बांट सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आ गया आपका अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के आधार पर जो है वो कॉस्ट कितनी तरह की होती है। तो नेचर के आधार पर जो है कॉस्ट आपकी 3 तरह की होती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, सेकंड आ गई आपकी लेबर कॉस्ट, और थर्ड आ गई आपकी अदर एक्सपेंसेस। ये हम तीनों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसमें हमने पिछला टॉपिक जो किया था कि अकॉर्डिंग टू नेचर या एलिमेंट भी बोलते हैं। तो हमने जब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट किया था तो उसमें ये 3 चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं। कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कच्चा माल खरीदना पड़ता है हमें, उसकी कॉस्ट को हम रॉ मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। अब उस कच्चे माल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो है लेबर की जरूरत पड़ती है, तो लेबर को वेजेस देनी पड़ती हैं, वो हमारी लेबर कॉस्ट में आ जाती है। और इन 2 मेजर कॉस्ट के अलावा जितने भी खर्चे, जैसे फैक्ट्री का किराया है या मशीनरी की रिपेयरिंग है, वो सारे के सारे खर्चे आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट या नेचर ऑफ कॉस्ट जो है हम तीनों कॉस्ट को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो सेकंड तरह की कॉस्ट आती है वो आती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। कि ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस कार्य हो रहे हैं उनके आधार पर जो है कॉस्ट को कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो फंक्शंस के आधार पे जो है हम कॉस्ट को कैसे बांट सकते हैं? 4 तरह की कॉस्ट होती है। इसमें आपकी फर्स्ट आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेकंड आ गई आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, थर्ड आ गई आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और फोर्थ आ गई आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। फंक्शंस कार्य के आधार पे जो है हम लागत को कितने तरीके से बांट सकते हैं? 4 तरीके से। तो पहली आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जो है उत्पाद को कच्चे माल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बदलते हैं, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट के बदलने की जितनी भी क्रिया है, उसको जो है जितनी भी खर्चा करना पड़ेगा वो सारी की सारी खर्चा आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में शामिल किया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल लाए, उस पर खर्चा स्टार्ट हो जाता है। उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के वेयर हाउस तक पहुंचाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। सेकंड आ गई आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो अब जो है ऑफिशियल वर्क्स भी होते हैं, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उस कंपनी को चलाने के लिए जो है कई तरह के पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, ऑफिशियल वर्क करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वो सारी की सारी कॉस्ट आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में शामिल की जाती है। थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्ट अब बन के तो तैयार हो गया, लेकिन उसको सेल भी करना है, कस्टमर तक पहुंचाना भी है। तो उसके लिए जितने भी आपको जो है खर्चे करने पड़ते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। जैसे
डिलीवरी वैन जो कि वेयर हाउस से कस्टमर तक सामान पहुंचाने का काम करती है, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल होगा। और लास्ट आ गया इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में जब भी कोई प्रोडक्ट बेच रही है कंपनी, तो वो रेगुलर उसी प्रोडक्ट को नहीं बेच सकती, उसे अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन जो है, चेंज जो है वो लाना पड़ता है। वो चेंज तभी लाएगी जब वो अपनी कंपनी में रिसर्च करेगी, चाहे वो टेक्निक से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल जो उसमें लग रहा है उससे रिलेटेड हो, मशीनरी से रिलेटेड हो, कोई भी नई इनोवेशन करते रहना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में, ताकि वो मार्केट में अपना स्थान जो है बनाए रखे। लेकिन वो इनोवेशन तभी पॉसिबल है जब कंपनी अपने अंदर जो है रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट जो है खर्चा करेगी, रिसर्च के लिए जो है खर्चा करेगी। तो वो सारे के सारे खर्चे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन आ गया कॉस्ट का, वो है अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी। कि परिवर्तनशीलता के आधार पर जो है कॉस्ट कितने तरीके की होती है। तो परिवर्तनशीलता के आधार पे कॉस्ट जो है 3 तरीके की होती है। फर्स्ट आ गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जिसका उत्पादन के जो लेवल है, जो प्रोडक्शन लेवल है, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स आप उत्पादन अगर नहीं भी कर रहे हो या मैक्सिमम उत्पादन भी कर रहे हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट में आपका जो है कोई चेंज नहीं आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी स्टेबल ही रहती है। जैसे आपका मान लो कारखाने में काम बंद है, फिर भी आपको उसका किराया देना पड़ रहा है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। या कारखाना अपने फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन कर रहा है, फिर भी कारखाने का किराया उतना ही रहेगा, तो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन इसमें पर यूनिट जो कॉस्ट होती है, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और यहाँ पे आपका प्रोडक्शन लेवल है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे आप प्रोडक्शन इस लेवल पे कर रहे हो, चाहे 0 पे है, चाहे इस पे है, चाहे इस पे है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी स्टेबल रहेगी, उसमें कोई चेंज जो है आपका नहीं आएगा। चाहे आप 0 लेवल पे भी कर रहे हो, तब भी आपको फैक्ट्री का किराया देना ही पड़ रहा है। चाहे आप अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो, तब भी फैक्ट्री का किराया उतना ही रहेगा। इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो आपकी धीरे धीरे जो है लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। मान लो आप प्रोडक्शन इस लेवल पे कर रहे हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है पर यूनिट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है। यही कारण है कि जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं, उनमें जो है कॉस्ट कम पड़ती है, क्योंकि आप 10 यूनिट्स में किराए को बांटो, कारखाने के किराए को, या आप 100 यूनिट्स में बांटो, आपको जो है उसमें किराए में जो है आपके कोई फर्क नहीं आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम होती जाती है, लेकिन टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट जो है सेम रहती है। अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी, सेकेंड कॉस्ट आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि उत्पादन के लेवल के साथ साथ कम या बढ़ती है। अगर लेवल 0 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी मैक्सिमम चलती जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ जो है इंक्रीज होती, मैं इसी पे बता रही हूं। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी बढ़ती जाएगी। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन यहाँ है तो वेरिएबल कॉस्ट इतनी, लेवल यहाँ पहुंचेगा तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ आ जाएगी, लेवल यहाँ पहुंचा तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मींस अगर आप फैक्ट्री में काम बंद कर देते हो तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी नील होगी। जैसे कच्चे माल की कॉस्ट है, तो कच्चा माल अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो कच्चा माल खरीदा ही नहीं जाएगा, उसकी कॉस्ट आपकी 0 होगी।
और थर्ड कैटेगरी आ गई आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि एक लेवल तक तो फिक्स्ड रहती है, लेकिन उसके बाद बढ़ाना, अगर हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर प्रोडक्शन जीरो है तब भी कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट जो है हमें देनी ही पड़ती है। जैसे मान लो एक कंपनी में मशीनरी लगाई है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें जो है 10,000 यूनिट्स जो है कंपनी ज्यादा से ज्यादा बना सकती है। 10,000 यूनिट के लिए एक ही मशीनरी लगानी पड़ेगी, उसकी ही कॉस्ट आएगी। तो चाहे आप 5,000 बनाओ, 6,000 बनाओ, 4,000 बनाओ, वो 10,000 तक मशीनरी की कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड ही रहेगी। लेकिन अगर आपने 10 से 11,000 प्रोडक्शन करना है तो आपको नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक लेवल से बढ़ने, जब एक पॉइंट से बढ़ जाएगा लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो आपकी कॉस्ट में भी जो है वो चेंज आ जाएगा। उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है बोलते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे भी आपको पे करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये हमारी जो है, जैसे मशीनरी है, अगर वो खाली भी पड़ी है तब भी हमें उसकी रिपेयरिंग या टाइम टू टाइम ऑयलिंग करनी पड़ती है, तो उसको जो है हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं। जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ सेमी वेरिएबल लेवल कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें खर्च करनी पड़ेगी। अगर इसके बाद हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इधर तक सेम रहेगी सेमी, यहाँ करो, जहां मर्जी प्रोडक्शन करो सेम रहेगी। लेकिन अगर इस लेवल के बाद प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी जो है बढ़ जाएगी। और यही कारण है इसको स्टेप कॉस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टेप वाइज जो है इंक्रीज करती है। तो ये थे अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी। अब जो नेक्स्ट आया आपका क्लासिफिकेशन के अंदर, वो आया अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। कि नियंत्रणशीलता के आधार पर जो है कॉस्ट को कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो दो तरीके की होती है इसके अंदर। फर्स्ट आ गई आपकी कंट्रोलेबल कॉस्ट और सेकंड आ गई आपकी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट या नियंत्रणीय लागतें ऐसी लागतें होती हैं जिस पे हम अपना नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, ज्यादातर इसमें वेरिएबल कॉस्ट आती है। रॉ मटेरियल है वो वेस्ट जा रहा है, लेबर वेस्टेज, टाइम वेस्टेज कर रही है, आइडल बैठी है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उनको जो है रॉ मटेरियल वेस्टेज कंट्रोल के लिए सुपरवाइजर लगा दिया जाए, या लेबर आइडल ना बैठे इसके लिए उस पर सुपरविजन जो है वो रखा जाए, तो उन कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जो है आपकी अनियंत्रण लागतें जो है किसी भी डिपार्टमेंट का नियंत्रण नहीं रहता है, वो हमारी इसके अंदर शामिल होती हैं। और इसमें जो है ज्यादातर फिक्स्ड कॉस्ट आती हैं कि अब प्रोडक्शन करना ना करना, हड़ताल हो गई तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर था, या प्रोडक्शन जैसे अभी लॉकडाउन हो गया तो प्रोडक्शन बंद हो गया, तो वो हमारे नियंत्रण से बाहर था। फिर भी हमें जो है फैक्ट्री का किराया देना पड़ रहा है, मशीनरी का खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर थी, तो उसको हम अनियंत्रणीय लागतें जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट आपकी आ गई अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी। सामान्यता के आधार पर तो इसके अंदर दो तरह की कॉस्ट होती हैं आपकी। फर्स्ट आ गई आपकी नॉर्मल कॉस्ट और सेकंड आ गई आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट।
नॉर्मल कॉस्ट जो वो कॉस्ट होती है जिसका हमें जो है पहले से ही हम अनुमान लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मली किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि उसका रॉ मटेरियल कितने का पड़ेगा, लेबर कितने की पड़ेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर जो है हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि पहले रॉ मटेरियल इतने का था, इतना उसमें प्राइस इंक्रीज हुआ तो अब इतने का पड़ेगा। इसी तरह लेबर कितने की पड़ेगी और अदर एक्सपेंसेस कैसे, जैसे कॉस्ट शीट हमने बनाई थी पिछले टॉपिक में, तो वो एस्टिमेशन ही होता है। तो वो नॉर्मल कॉस्ट में आपका शामिल किए जाते हैं कि नॉर्मली जो है हमें कितना खर्चा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उठाना पड़ेगा, और इसका अनुमान जो है हम लगा सकते हैं, एस्टिमेशन जो है इसका लगाया जा सकता है। दूसरी आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट है। एबनॉर्मल कॉस्ट जो है हमारी असामान्य परिस्थितियों के कारण होती है और जिसका अनुमान लगाना जो है पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि फैक्ट्री में आग लग गई, रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया, हमारा खराब हो गया, तो उसका अनुमान, वो एक्स्ट्रा खर्चा, जो एक्स्ट्रा लागतें हमें उठानी पड़ रही हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती हैं, उसको हम एबनॉर्मल कॉस्ट जो है कहते हैं। तो एबनॉर्मल कॉस्ट जो है ये एक तरह से नियंत्रण से बाहर होती हैं, इस पे जो है हमारा नियंत्रण नहीं रहता, पर फिर भी हमें कई ऐसी कॉस्ट खर्च कर, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, जैसे अनएक्सपेक्टेड हमारा लॉकडाउन पीरियड अभी जो है इतना बढ़ता चला गया, तो वो सारी कॉस्ट जो है हमारी एबनॉर्मल कॉस्ट में शामिल की जाएंगी। उसके बाद आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड। कि लेखांकन अवधि के अनुसार जो है कितनी तरह की कॉस्ट जो है वो होती है। तो दो तरह की कॉस्ट जो है इसमें शामिल की जाती हैं। फर्स्ट आ गई आपकी कैपिटल कॉस्ट, जिसको हम पूंजीगत लागत बोलते हैं, और दूसरी आ गई हमारी रेवेन्यू कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट जो है पूंजीगत लागतें हैं, वो लागतें होती हैं जिनका जो हमें बेनिफिट मिलता है वो फ्यूचर में मिलता है। आज जमीन खरीद ली, कारखाना लगा लिया, तो उसका आने वाले 10-15 जितने तक प्रोडक्शन चलता रहेगा तब तक उसका फायदा जो है हमें मिलता रहेगा। लेकिन इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कैपिटल कॉस्ट, वो काफी ज्यादा होता है और इरिवर्सिबल नेचर का माना जाता है कि एक बार अब बिल्डिंग में हमने बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, तो उसमें अमाउंट जो है हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि आने वाले कई सालों तक जो है हमें उस चीज का बेनिफिट जो है, उस बिल्डिंग का, उस लैंड का फायदा जो है, मशीनरी है उसका फायदा जो है हमें मिलता रहेगा। और रेवेन्यू कॉस्ट जो है हमारी आयगत लागतें जो है, जो दिन, सेकंड आ गई हमारी रेवेन्यू कॉस्ट, जिसमें हमारे जो है दिन प्रतिदिन के खर्चे जो है शामिल होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेबर को डेली वेजेस पे आधार पे हम जो है वेज पेमेंट कर रहे हैं, या और इस तरह के खर्चे जो हैं, जो हमारे, जिनका बेनिफिट जब हम कर रहे हैं उसी टाइम ही मिल रहा है, तो उसको हम जो है रेवेन्यू कॉस्ट बोलते हैं। रेवेन्यू कॉस्ट जो है हमारी कम अमाउंट की होती है इन कंपैरिजन टू कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है तो उसका फायदा भी ज्यादा सालों के लिए है। रेवेन्यू कॉस्ट कम है तो उसका फायदा भी जो है हमें कम टाइम के लिए, जब प्रोडक्शन हो रही है कच्चा माल तभी लगेगा, उसका खर्चा जो है तभी आएगा। तो ये थी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट आ गई आपकी अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंगली दो तरह की कॉस्ट होती है। फर्स्ट आ गई आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट और सेकंड आ गई आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो होती है जो खर्चा करने के बाद हमें पता चलती है। हमने खर्च कर दिया, उसके बाद जो है उसका पता चलेगा कि हमें इतने पैसे जो है पे करने हैं। तो जब भी आप नगद कोई कैश पेमेंट कर रहे हो तो वो हिस्टोरिकल, और इसका यूज जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप करते ही हो।
फाइनेंशियल डाटा जितना भी लिखा जाता है, जर्नल एंट्री आप तभी करते हो जब एक्चुअल में कोई खर्चा करते हैं, तो वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट में शामिल की जाती है। जैसे कि कोई भी ऐसी कॉस्ट को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिखते जो कि एक्चुअल में खर्च ना की गई हो, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखी जाती है और वही हमें ऑडिट में भी हेल्प करती है। चेकिंग, ऑडिट मीन्स कि चेक करना कि एक्चुअल में खर्चे हुए थे उसके रसीदों के साथ उसका मैच करना, तो वहां पे हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू टाइम में सेकेंड पॉइंट आ गया आपका प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, पूर्व निर्धारित लागतें। ऐसी लागतें जिनका हम अनुमान पहले से ही लगा लेते हैं कि अगर रॉ मटेरियल हमने खरीदना है तो ये एक्सपीरियंस के बेस पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कि पहले इतने का था अब इतने का पड़ेगा, लेबर पहले इतना लेती थी अब उसको इतने वेजेस देने पड़ेंगे, तो पूर्व अनुमान के आधार पे जो है हम कॉस्ट का कई बार अनुमान लगाते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, तो वो आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो है कहलाती है। इसको जो है हम स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रमापित लागत भी बोल सकते हैं, जिसमें जो है हम जब पहले पूर्वानुमान लगा लिया कि रॉ मटेरियल पर यूनिट 10 रुपए का पड़ेगा, बाद में कितने का पड़ रहा है, 11 का हो सकता है, 12 का पड़ रहा हो सकता है 8 रुपए का पड़ रहा हो, तो वो वेरिएशन जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, तो वो आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो है कहलाएगी। क्लासिफिकेशन के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हम करने जा रहे हैं वो है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल, नियोजन एवं नियंत्रण के अनुसार। तो दो तरह की कॉस्ट इसमें शामिल की जाती हैं। पहली आ गई आपकी बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हम बजट बनाते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ से इनकम होगी और कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा किया जाएगा, तो वो आपकी बजटेड कॉस्ट जो है, पूर्वानुमानित कॉस्ट भी इसको जो है हम बोल सकते हैं। और सेकंड आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है प्रमापित लागत, जिसमें हम जो है पूर्वानुमान लगा के जब एक्चुअल कॉस्ट खर्च की जाती है, जब एक्चुअल लागतें होती हैं, तो उसको हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि जो वेरिएशन उसमें डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो वो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी। क्लासिफिकेशन के अंदर जो लास्ट पॉइंट आ गया हमारा वो है अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजंस, कि मैनेजरियल डिसीजंस के आधार पे जो है कॉस्ट कितनी तरह की होती है। तो सबसे पहली है इसके अंदर हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत जो है वो लागत होती है जो कि प्रोडक्शन का एक यूनिट बढ़ाने या एक यूनिट कम करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो हम 10 यूनिट बना रहे थे तो 50 रुपए की कॉस्ट पड़ रही थी, हम 11 यूनिट बनाने लग पड़े तो 55 रुपए की कॉस्ट पड़ने लग पड़ी। तो एक यूनिट जब हमने चेंज किया तो टोटल कॉस्ट में 5 रुपए का फर्क आ गया, और ये फर्क किसकी वजह से आता है? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है चाहे प्रोडक्शन 10 हो 11 हो, उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में किसी तरह का चेंज नहीं आता है, तो ये चेंज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आता है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है एक्चुअल में वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, आपकी परिवर्तनशील लागत ही होती है। सेकंड आ गया आपका संक कॉस्ट या डूबत लागत। ऐसी लागत, ऐसी कॉस्ट जिसको हम बदल नहीं सकते, जो कि हमने पास्ट में कर दी थी। जैसे हमने फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड परचेज कर ली थी, अब उस लैंड को हम जो है इतनी जल्दी नहीं बेच सकते, या मशीनरी परचेज कर ली थी प्रोडक्शन के लिए तो उसको बेचा नहीं जा सकता, तो वो कॉस्ट हमारी जो है संक कॉस्ट में शामिल की जाएगी। उसके बाद आ गया हमारा शटडाउन कॉस्ट, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है। ऐसी कॉस्ट जो कि उत्पादन बंद होने पर भी हमें करनी ही पड़ती है, वो हमारी शटडाउन कॉस्ट जो है कहलाती है। जैसे कि कंपनी का किराया जो है, फैक्ट्री का किराया जो है वो हमें पे करना ही पड़ रहा है, चाहे अंदर प्रोडक्शन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। उसके बाद आ गई हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट जो है वो विभेदात्मक लागतें, वो लागतें होती हैं जब जो है हमारी प्रोडक्शन लेवल में चेंज आने से या मशीनरी की टेक्निक में चेंज आने से, रॉ मटेरियल के चेंज आने से लागतों में जो चेंज आता है उसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट जो है बोलते हैं। तो ये कॉस्ट या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं, और अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम डिक्रीमेंटल कॉस्ट जो है बोलते हैं।
उसके बाद आ गई आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जिसको हम नगद लागतें बोलते हैं। तो जब भी किसी कंपनी में कोई खर्चा किया जाता है और उसकी कैश पेमेंट करनी पड़ती है तो वो हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाती है। कई ऐसी कॉस्ट भी होती हैं जिसमें हमें जो है किसी तरह की कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती, जैसे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में आप एक्सपेंस कॉस्ट लिखते हो अपने अकाउंट्स में, उसको मेंटेन करते हो, लेकिन उसकी वजह से हमारे कैश में जो है कोई चेंज जो है, हमें कैश पेमेंट जो है नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद आ गया हमारा इम्प्यूटेड कॉस्ट या आरोपित कॉस्ट, लागत। ये लागतें वास्तविक में कोई लागत नहीं होती, काल्पनिक लागतें होती हैं। जैसे बिल्डिंग का ओनर ही उसमें जो है अपना बिजनेस चला रहा है तो वो खुद को बिल्डिंग का किराया नहीं देगा, या फिर जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लगाई है, वो उस पर खुद से ब्याज जो है नहीं लेगा। तो वो आपकी यही काल्पनिक लागतें जो हैं वो इम्प्यूटेड कॉस्ट कहलाती हैं। काल्पनिक लागतों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज नहीं होता है, पर अगर हम इकोनॉमिक सेंस में यूज करें तो इम्प्यूटेड कॉस्ट भी काफी मायने जो है हमारी रखती है। नेक्स्ट कॉस्ट आ गई आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट या प्रतिस्थापन लागतें, नाम से ही पता चल रहा है कि हम जब किसी चीज को प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे एक ही मशीनरी हम कॉन्टिन्यूसली टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद उसको यूज नहीं कर सकते। आज उसको खरीदा था, अब 5 सालों के बाद हम उसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो 5 सालों बाद मार्केट में जो उसकी वैल्यू होगी वो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है कहलाएगी। नेक्स्ट आ गया आपका कन्वर्जन कॉस्ट, रूपांतर लागतें। ऐसी लागतें जो कि कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए खर्च किए जाते हैं, वो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। तो इसमें आपकी रॉ मटेरियल पहले परचेज है, उस पर लेबर लगा रहे हैं, तो वो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट में शामिल की जाएगी। उसके बाद आ गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागतें। जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या कोई भी साधन यूज करते हैं तो उसके कई चॉइसेस होती हैं, हमारे पास कई विकल्प होते हैं। हम बेस्ट विकल्प, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं, लेकिन जो सेकंड अल्टरनेटिव हमारा रह जाता है उसकी लागत को हम जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के जो मालिक था उसने अपना ही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ये उसके पास बेस्ट अल्टरनेटिव था। लेकिन अगर वो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करके उस पैसे को बैंक में रख देता और उस पे जो ब्याज मिलता वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती। और लास्ट आ गई आपकी अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट की प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो हमें वेरिएबल कॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो हमारी अवॉइडेबल कॉस्ट होगी। और अनअवॉइडेबल में जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा तब भी फैक्ट्री का किराया जो है या जो परमानेंट लेबर है उसका वेजेस जो है हमें देने ही पड़ रहे हैं, तो वो हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं, उसमें शामिल की जाती है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन की कॉस्ट की, उसको हम 9 तरीके से बांटा है, उसके फर्दर आगे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर इन पॉइंट्स में आपको किसी तरह का भी पॉइंट जो है समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पॉइंट को जो है फिर से क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।